नमस्कार दोस्तों, आदाब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने कल वीडियो अपलोड किया था सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर और उससे संबंधित जो भी घटनाक्रम हमारे सामने पेश हुआ है और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन सभी के ऊपर। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन के अंदर भी और व्यूज़ में भी। आज मैं वीडियो में जो बात करूँगा, मैं उसी वीडियो को एक फ़ॉलो-अप वीडियो के तौर पर मैं एक आपके सामने कुछ तथ्य पेश करूँगा और कुछ एनालिसिस पेश करूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस पर गौर करें। आज मुख्यतः मैं मुद्दे उठाने वाला हूँ। मुद्दे क्या हैं? ख़ास तौर से फंडामेंटल मूलभूत इश्यूज़ क्या हैं? और इनके सॉल्यूशंस पर हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में ज़िक्र करेंगे, बट सॉल्यूशंस पर डिटेल में आगे कभी फिर कभी बात करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। लेकिन आज मुद्दों पर बात करेंगे। 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ। संसद मार्च के अंदर सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, यंग जो स्टूडेंट्स जो थे, वो प्रोटेस्ट के लिए निकले। उन पर एक ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ से, और उसके बाद अभी जो स्थिति है कि दोनों तरफ से एक इंटेंस प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। सरकार ये कह रही है कि इसके अंदर इस्लामिस्ट घुस गए, इसके अंदर खालिस्तानी आ गए, इसमें जो है लेफ्टिस्ट किस्म के भी लोग आ गए, और सोनम वांगचुक के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। उनके जो फॉरेन एजेंसीज के साथ जो कनेक्शंस हैं, जो फॉरेन फंडिंग उनको प्राप्त हुई है, उसको लेकर भी काफी सारी बातें हो रही हैं और इस तरह की नैरेटिव्स आ रहे हैं कि उनका लिंक्स है। कोई कह रहा है कि वो चाइना के एजेंट हैं, कोई कह रहा है कि वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रॉकफेलर इंस्टीट्यूट वगैरह उनसे फंडिंग प्राप्त करते हैं और उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। फिर जो सरकार के समर्थन में जो नैरेटिव्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारत को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने की साजिश है। ये पूरा प्रोटेस्ट एंटी हिंदू था, एंटी सनातन था, और इसके अंदर पुलिस वालों की बुरी तरह से पिटाई की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ वोकिज्म किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, जो भारत का जो सनातन कल्चर है, संस्कृति है, उसको नष्ट करना चाहते हैं, वो लोग इसमें मूवमेंट में प्रभावी हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जो जैसी चीजें आ रही हैं सामने, वो ये है कि इन सारे मूवमेंट्स के माध्यम से विदेशी ताकतें भारत में एक मिलिटेंट दलित मूवमेंट खड़ा करना चाहती हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी कई सारी बातें आ रही हैं। वो अपने वीडियोस में ये कह रहे हैं कि ब्रूटल तरीके से लाठीचार्ज हुआ, बहुत बेदर्दी से लोगों को, बच्चों को मारा गया। सीनियर ऑफिसर्स के वीडियोस आए हैं जिसमें वो फीमेल्स को, महिलाओं को थप्पड़ मार रहे हैं, और कई जगह तो पुलिस कांस्टेबल्स या लोअर स्टाफ जो होता है वो पिटाई कर रहा है और बहुत ही इनअप्रोप्रिएटली महिलाओं को कुछ ऐसी जगहों पर टच कर रहा है जिनके बारे में कहना ठीक नहीं है। इस तरह की सारी बातें दोनों तरफ से आ रही हैं। उसके बाद एक डेवलपमेंट हुआ। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉग्निजेंस लेते हुए अनाउंस किया है कि उन्हें जो स्टूडेंट्स के हितों का पूरा ख्याल है और वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया है पेपर लीक के मामलों के अंदर, और स्टूडेंट्स को टॉक्स के लिए भी बुला रहे हैं। अब ये बात कहीं ना कहीं शो करती है कि सरकार में इसको लेकर के बौखलाहट तो है ही, कुछ घबराहट भी है वैसे। लेकिन अब इस पूरे एपिसोड में हमने एक और चीज देखी कि स्टूडेंट्स एब्यूज कर रहे थे सरकार को, और मैंने कई सारे वीडियोस देखे, उसके अंदर वो सरकार को, पुलिस को बहुत भद्दी गालियां दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को और अन्य मंत्रियों को बहुत भद्दी गालियां दी जा रही थी। अब ये शो करता है कि इन स्टूडेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ खत्म हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर में, होम मिनिस्टर के अंदर फेथ खत्म हो चुका है। कोई रेस्पेक्ट नहीं है इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ठीक है, हम कह सकते हैं डेफिनेटली इन स्टूडेंट्स के अंदर कई सारे और एलिमेंट्स होंगे, गलत तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट्स होंगे जिन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात हमें गौर करनी होगी कि ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स नहीं हैं जो पहले जो नारे लगा रहे थे, और कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये लोग वो नहीं। ऐसे कुछ लोग जरूर हैं इनके अंदर, बट ज्यादातर इनमें मिडिल क्लास हिंदू स्टूडेंट है जो इस तरह की नफरत भरी भाषा भारत सरकार के लिए काम में ले रहा है। और ये शो करता है कि इनका विश्वास हमारी संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ऐसे किस्से एक नहीं, पिछले कुछ दौरान कई ऐसे किस्से आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा है, प्रबल प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर कागज लहराते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह की भद्दी गालियां दी और पब्लिक सर्वेंट कहकर के एड्रेस किया। ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों का व्यवस्थाओं में से विश्वास खत्म हो चुका है, और ये फ्रस्ट्रेशन निकल करके आ रहा है। तो अब ये वर्तमान स्थिति है, मैंने इस पर बात की।
अब देखिए, सबसे दो बातें यहां पर उठती हैं, दो प्रश्न हैं कि बात यहां तक पहुंची कैसे। इस सीजेपी प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं कि बात यहां तक आई कैसे। और दूसरा प्रश्न ये है कि इन छात्रों के मन में इतनी नफरत और इतनी घृणा क्यों है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम इनको कुछ भी कह दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह देंगे कि एनार्किस्ट हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म में सोचना है तो देखिए, ये बात आपको विचार करनी होगी कि इतनी घृणा क्यों है। क्योंकि यूथ एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है इस कंट्री की पॉपुलेशन का, और इन चीजों को ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो देखिए ये कि ये धरना 20 दिन से चल रहा था, और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इसको पहले एड्रेस क्यों नहीं किया गया। आप अगर सरकार चाहती, सरकार के पास मल्टीपल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इनके पास जा सकती थी, इनसे बात कर सकती थी और एक असेसमेंट ले सकते थे कि ये धरना क्या फॉर्म लेगा, क्या रूप अख्तियार करेगा और कितना लीथल हो सकता है। सोनम वांगचुक के पास आप जा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के अंदर अगर बात करते तो कुछ रास्ता निकलता। उन्हें समझाते कि भाई ये पेपर लीक के जो मसले हैं ये इतना आसान नहीं है, इसके अंदर लोअर लेवल पर कई सारे लोग पकड़े गए हैं। हालांकि कई सारे जो इसमें लोग पकड़े गए हैं राजस्थान में और भी कई जगहों पर, उनके अगेंस्ट कोई खास एक्शन नहीं हुआ है, वहां पर भी वही ढुलमुल रवैया नजर आ रहा है। लेकिन सरकार अगर ये चाहती तो ये उनकी एजेंसीज और सरकार के नुमाइंदे ये बात उनको कह सकते थे कि भाई इसमें मिनिस्ट्री का डेफिनेटली एक नैतिक जिम्मेदारी होती है एजुकेशन मिनिस्टर की, लेकिन डायरेक्टली अगर उनका कोई रोल हो तो उस पर चर्चा करना बनता है कि ठीक है, एक लापरवाही हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये कोई पहली दफा नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। भारत सरकार की, खासतौर से बीजेपी रूल्ड सरकार की इंटेलिजेंस कई मुहानों पर पहले फेल हो चुकी है। जब फार्मर्स एजिटेशन हुआ था तब दिल्ली के अंदर कई सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां पर पहुंच गए, लाल किले पर झंडा लहरा दिया और घोड़े पर वो तलवारें लहराते हुए वहां पर पहुंच गए, और बड़ा एक बहुत ही लीथल टाइप का प्रोटेस्ट वहां पर होने लगा। अल्टीमेटली फार्मर्स लॉ सरकार को वापस लेने पड़े। अब हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, आईबी क्यों फेल हुई, ये प्रश्न ऐसा है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप इतना पैसा खर्च करते हैं इन एजेंसीज के ऊपर, तो ये फेल क्यों हो जाती है। उसके बाद भी ये फेल होती रही है। शाहीन बाग वाले मामले के अंदर ये फेल हुए। जब शाहीन बाग का मुद्दा इतने लंबे समय से दिल्ली में चल रहा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद आपने क्यों वेट किया जब ट्रंप का यहाँ पर विजिट होनी थी, और ट्रंप की विजिट के दौरान ही बड़े ब्रूटल दंगे दिल्ली के अंदर हुए। उसके बाद सीए एनआरसी में वही शाहीन बाग से जुड़ा हुआ ही मसला है, वहां पर फेल हुए। फार्मर्स एजिटेशन में फेल हुआ। मणिपुर के अंदर असेसमेंट कोई निकल नहीं पाया। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने असेसमेंट दिया और पॉलिटिकल लीडरशिप ने या तो उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, या फिर जो है अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए हमारी एजेंसीज की जो सिफारिशें या रिकमेंडेशन होंगी उनको दरकिनार किया गया हो। दोनों बातें हो सकती हैं। अब चूंकि मैं तो सिस्टम के अंदर हूं नहीं, इसलिए मुझे इन सब चीजों का ज्यादा आइडिया है नहीं। आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन विच रिमेन्स विद इन द सिस्टम, लेकिन इन पर विचार करना जरूरी है। यदि हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई है, जिसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं पास्ट के अंदर, चाहे वो 26/11 हो, कई मौकों पर भारतीय खुफिया तंत्र फेल हुआ है, IC-814 हो या और भी कई सारे एग्जाम्पल, तो हमें उसको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। और जब प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो प्रोटेस्ट शांत रहेगा। जब वहां पर लाठीचार्ज होता है तो ये भी यंग लड़के हैं, और बिल्कुल ही गुस्से में आक्रोशित, उद्वेलित यंग लड़के हैं। अब तब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये शांत रहेंगे। तब जो है डेफिनेटली फिर ये भी वायलेंट होंगे। और उसके अलावा ये भी बातें आई है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर भी कई तरह के अनवांटेड एलिमेंट्स शामिल हुए, कुछ गुंडे, उपद्रवी तत्व शामिल हुए, जो इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाना चाहते थे। उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, पत्थरबाजी की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो लोग थे उनके अंदर भी सिविलियन ड्रेस के अंदर कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व शामिल हुए जो ठग्स थे, जिनका कोई पुलिस से लेना देना नहीं था। उन्होंने भी मारपीट की, ज्यादती की। तो फिर ये दोनों तरफ से वायलेंस हुआ। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि साहब इन्होंने वर्दी पर कैसे हाथ उठाया। देखिए, यदि आपके सामने आपके किसी दोस्त का, रिश्तेदार के साथ मारपीट हो रही है, तो उस वक्त आपका भी खून खोलेगा, और आप भी जो है, जो अपने बचाव में या उसको बचाने के चक्कर में जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। वहां पर विवेक नहीं काम करता। वहां पर आदमी के अंदर आवेश होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, इमोशंस प्रभावी होते हैं। वो ये नहीं देखता कि सामने वर्दी है या क्या है से। तो आप अगर ये कहते रहे कि नहीं साहब वर्दी पर कैसे हमला किया, तो फिर आप वर्दी को भी ये बताएं कि वर्दी में जो आला अधिकारी थे पहले, उनका असेसमेंट क्यों फेल हुआ वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद
हम थोड़ा सा इस मूवमेंट पर आ जाते हैं। देखिए, हमने इतना अभी तक हमने सरकार की खामियां बताई, तो अब थोड़ा सा इस मूवमेंट को भी डायसेक्ट करना जरूरी है। इस मूवमेंट के अंदर कौन आए हैं? एक मुझे नजर आए थे इसके अंदर, उमर अब्दुल्ला आए थे जो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे और आपका 370 के बाबत कुछ कह रहे थे। फिर कश्मीर के एक और नेता रुहुल्ला मेहदी आए थे, वो भी 370 हटाने की, वापस लाने की कुछ बात कर रहे थे। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, रुहुल्ला मेहदी ऐसे व्यक्ति हैं जो कश्मीर के अंदर एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म को पैडल करते हैं और उनके वहां पर कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, या उनके साथ भी अलग अलग तरह से रिलेशंस रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, उनके स्टेटमेंट्स हमने धारा 370 हटने से पहले हम सुन ही चुके हैं। उनके विचार क्या हैं इन सारी चीजों के ऊपर, उनके पिताजी के विचार क्या हैं, वो भी कई मुद्दों पर सुन चुके हैं हम लोग। और उसके अलावा अगर वहां पर इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं जो ये वकालत करते हैं कि 370 को वापस लाया जाए, या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिंक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जमाते इस्लामी हो या उनके साथ लिंक्स हैं, या पीएफआई के साथ लिंक्स हैं, तो फिर जो है ये इस मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिर वहां पर कौन नजर आया? अरुंधति रॉय, जिनका एक बार स्टेटमेंट आया था बहुत पहले कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। यदि आप इस तरह के एंटी इंडिया लोगों को साथ आएंगे तो माफ कीजिएगा, आपके साथ लोग नहीं आएंगे और लोग बहुत कतराएंगे। क्यों? कि ऐसे लोगों को लाने की क्या जरूरत है? फिर ये तो वही एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा बन गया। फिर इसमें राहुल गांधी आए, अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनकी जो प्रो इस्लामिस्ट करतूतें हैं, जो इस्लामिक अपीजमेंट की जो करतूतें हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। राहुल गांधी, सॉरी, अखिलेश यादव के पिताजी जब शासन करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पर किस तरह के गुंडे जो है ग्राउंड ग्रास रूट्स लेवल पर उनका दबदबा था, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अंसारी हो, तमाम तरह का एक पूरा गुंडाराज यूपी में व्याप्त था। और किस तरह से धांधली होती थी, जातिवाद था, इसके बारे में हम सब जानते हैं। मुलायम सिंह के समय में ही कार सेवकों को गोली मारी गई। वैसे बहरहाल, वैसे ये बात अलग है कि मुलायम सिंह के को बीजेपी सरकार ने पद्म भूषण या कुछ अभी ऐसा कुछ दिया है, और उनके जो एक स्पेशल सेक्रेटरी थे, जो उनके खासम खास थे, जिनके जो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब ये जब डिसीजन लिया गया होगा कि कार सेवकों पर गोली चलाई जाए, तो उसके अंदर उनके जो स्पेशल सेक्रेटरी थे वो उसमें इन्वॉल्व ना हो, या उन्हें इस सूचना का ज्ञान नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाद में उन्हीं स्पेशल सेक्रेटरी को भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया बड़े लंबे समय तक। वो एक अलग बात है। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव के जमाने के अंदर किस तरीके से जो है जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म यूपी के अंदर, इस तरह के एलिमेंट्स को शह दी गई, तमाम तरह के गैंगस्टर्स को शह दी गई। अब इस तरह के लोग अब जब आएंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रोटेस्ट के ऊपर प्रश्न उठेगा। फिर कौन आता है इसमें? योगेंद्र यादव आते हैं, प्रशांत भूषण आते हैं, हर्ष मंदर आते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके प्रूवन लिंकेजेस हैं प्रॉक्सी, जो फॉरेन फोर्सेस हैं, उनसे फंडिंग लेने के, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारत की जो धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है उसके विरुद्ध कार्य करने के, या उसके विरुद्ध स्टेटमेंट देने के इनके प्रूवन क्रेडेंशियल्स हैं, प्रूवन लिंकेजेस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो अब इन, और वैसे इनकी एक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं एक हमारी जो मेजॉरिटी हिंदू लोग हैं उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। उनके सपनों का भारत अलग भारत है, जिसके अंदर बेसिकली आप इस्लामिक अपीजमेंट की बात करते हैं, आप पीएफआई जमात जैसे लोगों को पूरी खुली छूट है घूमने की। लेकिन उनसे आम जन पर, यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, हमारी किसी की उससे विचारधारा मेल नहीं खाती। लेकिन यदि इस तरह के लोग अगर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो सीजेपी के प्रोटेस्ट पर कोई यकीन नहीं करेगा, और आपकी क्रेडिबिलिटी पर, आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल निश्चित रूप से खड़े होंगे। और फिर लोग ये भी सवाल करेंगे कि भाई इसमें जो फॉरेन फोर्सेस थी उनका क्या रोल है, अल्टीमेटली एजेंडा क्या है। वैसे मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि कई सारी जो वेस्टर्न एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस हैं, उनका एक एजेंडा बहुत प्रभावशाली रूप से इस देश में रहा है, बहुत शुरू से रहा है, कि एक मिलिटेंट दलित मूवमेंट खड़ा करना है और एक हिंदू के समुदाय के अंदर एक अंदर खाने जंग शुरू करवानी है। जनरल कैटेगरी या अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, दलित वर्सेस अपर कास्ट वगैरह, उसके लिए वो एक मिलिटेंट दलित मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए कई फ्रंट पर शुरू से काम किया गया है, चाहे वो लिटरेरी एकेडमिक फ्रंट हो या ग्रास रूट्स लेवल पर मूवमेंट खड़े करने की बात हो, और अभी भी ये किया जा रहा है। और खासतौर से जब ऐसे मौके आते हैं कि यूथ में अनरेस्ट होता है, या सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट हुआ, ऐसे मौकों को
फॉरेन एजेंसीज यूज करना चाहेंगी यहाँ पर एक बहुत इंटेंस दलित एक्टिविस्ट मूवमेंट खड़ा करने के लिए। और वो भारत में जो है ना एक सिविल वॉर के लिए, सिविल वॉर जैसी स्थितियां लाने के लिए बहुत ही एक प्रभावशाली कदम होगा और बहुत ही एक माइलस्टोन होगा उसके अंदर, कि इंटरनली हमारे समाज में एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बन जाए। तो ये तो हमने इस मूवमेंट पर बात की। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर इस मूवमेंट को आगे अपनी जेन्यून बातों को मनवाना है और अगर वो इस देश के लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट दो तीन चीजें इंश्योर करें कि वो इसमें इस्लामिस्ट किस्म की लॉबीज को और एंटी इंडिया, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बिल्कुल स्थान ना दें और इस देश की जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, सनातन जो सेगमेंट है, उसके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको स्थान दें। बिकॉज यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, सरकार से जो कोर राइट विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी नाराज है। इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान का अभी 2-3 महीने पहले एक अन्य बात पर विरोध हुआ था। ये यूजीसी का एक बिल लेकर के आए थे जिसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी के लिए स्थितियां बहुत ही भयानक बना दी गई थी और ऐसा वो कानून लेकर के आए थे, ऐसे प्रोविजंस थे उसके अंदर कि आप जो है दलित या कम्युनिटीज और उसके अलावा जो अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी की जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, उनके बीच में खाई को इतना इंटेंस और इतना ज्यादा जहर घोल दें, ऐसा वेमनस पैदा कर दें कि बाद में इस डिस्टेंस को कभी पाटा ही ना जा सके। ऐसा कानून था वो यूजीसी का जिसके खिलाफ कई लोगों ने आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई। हार्डकोर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं जैसे अजीत भारती हो, आनंद रंगनाथन हो, इन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की। इनफैक्ट अजीत भारती वगैरह इन लोगों ने तो प्रोटेस्ट करने का भी डिसाइड किया था जंतर मंतर में, लेकिन इनको डिटेन कर लिया गया। सरकार ने अगेन बड़ी अहंकार पूर्वक वहां पर पेश आए, इनसे बातचीत ही नहीं की गई और शायद यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तभी ले लिया होता तो आज बात इतनी बढ़ती ही नहीं। लेकिन बात यह है कि आपको अगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ना है तो उन्हें जेन्युइन इश्यूज उठाने पड़ेंगे जो वाकई में इस देश के मुद्दे हैं। अब हम उन पर बात करेंगे कि आखिर जो है, जो दूसरा सवाल मैंने रेज किया था कि लोगों में इतनी नफरत है क्यों सरकार के प्रति, या जो है ना इतना जो गुस्सा सिस्टम के खिलाफ नजर आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नजर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? कईयों को पता नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई क्या रीजन है, नीट का एग्जाम दिया है नहीं दिया, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने नीट का एग्जाम भी नहीं दिया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए नीट का एग्जाम और एक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, ये बहुत छोटे से और बहुत ट्रिवियल इश्यूज हैं। ये तो सिर्फ एक स्पार्क है जिनके जिनके बूते पर ये मुद्दा खड़ा हुआ है। बाकी आप बताइए, अगर सपोज रिजाइन कर भी दिया धर्मेंद्र प्रधान ने तो क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा? ठीक है, एक विक्ट्री, सिंबॉलिक विक्ट्री मिल जाएगी, सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा? जो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, सरकार कितना भी आश्वासन दे दे, वादे कर दे, लेकिन क्या वो गारंटी ले सकती है कि आगे कभी पेपर लीक नहीं होगा या कोई धांधली नहीं होगी? हो सकता है कुछ समय तक बहुत नियम कड़क हो जाए और कुछ समय तक चीजें शांत हो जाए, लेकिन बाद में वो फिर शुरू हो जाएगा। यहां पर एक ट्रैफिक का नियम तो नीचे लागू करवाना सबसे दुष्कर कार्य हो जाता है, 50 फोन आ जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कानूनों को अक्षरशः अमल करना, इन लेटर एंड स्पिरिट नीचे लागू करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। लेकिन इन सब से बात एक यह साबित होती है कि मुद्दे जो हैं, नीट का पेपर या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है ही नहीं। मुद्दा इससे बहुत बड़ा है, इश्यूज बहुत गहरे लेवल पर हैं, रॉट और सड़ांध बहुत गहरे लेवल पर सेट इन हो चुकी है। दोस्तों, ये जो यूथ है, इसको कुछ समय पहले तक बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट कह रहे थे कि भारत में ये यूथ जो है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और कई देशों में जहां पर एजिंग की समस्या आ रही है, वहां पर उनकी पॉपुलेशन के उसमें पूरे कॉम्पोजिशन के अंदर जवान लोगों की संख्या कम हो रही है, बूढ़े लोग बढ़ते जा रहे हैं। वो चाहे वो चीन हो, जापान हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, उन सब के कंपैरिजन में भारत के लिए कहा जाने लगा था कि यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है और ये इस देश के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन शुरू से मुझे लगता था कि ये स्ट्रेंथ नहीं, ये बहुत बड़ा एक अभिशाप भी हो सकता है, इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड वही हो सकती है जो प्रोडक्टिव हो, जो स्किल्ड हो, जो राइट ओरिएंटेशन जिसका हो और जो सीधी सही डायरेक्शन में हो। आज हमारा जो यूथ है, जो हम देखते हैं इस देश के अंदर, वो एक मरा कुचला और दबा हुआ यूथ है। फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर लिहाज से वो यूथ कहते हैं ना ऑलमोस्ट डेवस्टेटेड है, कमजोर है और एक तरह से आप कह दीजिए डिसोरिएंटेड है, दिशाहीन है, स्किल्ड नहीं है। एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का ऐसा है कि उसने कभी भी इस इन यंगस्टर्स के अंदर कोई स्किल डालने की बात नहीं की।
उद्देश्य क्या है इस यूथ का और इनके पेरेंट्स का? वो यही चाहते हैं कि ये ले दे करके सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें और एक स्टेबल सरकारी जॉब मिल जाए, जिसके अंदर उनको 30 से 40 साल की सरकारी नौकरी की एक सिक्योर गारंटी हो, कोई उनको ना निकाले और बिना काम किए निकम्मों की तरह वहां पर पड़े हुए अपनी सरकारी तनख्वाह लेते रहिए और ब्राइब का, रिश्वतखोरी का पैसा और कमाएं। ये बात मैं, अगर कोई मुझे कहेगा इस वीडियो के अंदर, कोई ये कमेंट करेगा कि नहीं नहीं आप गलत आरोप लगा रहे हैं, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं है, मैं रेफ्यूट करूंगा। आप किसी भी सरकारी बैंक में चले जाइए, आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाइए, वहां पर आप ऊपर के अफसर तो छोड़िए, उनकी एरोगेंस का, उनके करप्शन का तो हिसाब ही अलग है, वो तो लेवल ही डिफरेंट है। लेकिन नीचे का जो चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ क्लास जो कर्मचारी होता है, उसके अंदर इतना ढीठपना, इतना निकम्मापन और इतना, एक कहता है ना, एक कंप्लीट एरोगेंस है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसे कोई नहीं निकालेगा नौकरी से, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। छोटे छोटे दफ्तर के अंदर आप जाएंगे तो आपको रिश्वत देके काम करवाना पड़ता है। ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा? और जब ये लोग देखते हैं कि जब एक इस देश के अंदर वो लोग, चाहे वो अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाते हैं, तो चाहे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी देकर के उस एलीट क्लब में आ जाते हैं, अन्य तरीके सरकारी नौकरियों में आ जाते हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं करना और सिर्फ जो है अपनी सोशल मीडिया पर रील्स बना बना के डालना, और उसको लोग अंधभक्तों की तरह यंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की पूजा करे जा रहे हैं। कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो फिर इन लोगों के मन में होता है कि क्यों ना हम भी उस एलीट लूट मचाओ क्लब के अंदर प्रवेश पा जाएं। तो उस लूट मचाओ क्लब के अंदर प्रवेश पाने का एक तरीका है। और और इस यूथ के अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो यूथ है उसमें कैटेगरीज भी हैं। एक कैटेगरी है जो बिल्कुल ही निठल्ली है, जिसके लिए ड्रग्स, सोशल मीडिया और दिन भर अपना समय वेस्ट करते रहे, बिकॉज आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहां पर आपके लिए कोई काम करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। नो, आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर कोई ऐसी कोई खास काम करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं जब कॉर्नेल में पढ़ता था तो वहां मैं देखता था कि वहां पर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि कई सारे सोशल मीडिया चैनल्स को हफ्ते में एक बार या दो बार एक्सेस करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे थे, वो बच्चे भी जो है वो दिन भर अपने काम में, पढ़ाई में इतने बिजी रहते थे, इतना प्रेशर होता था कि उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। फिर घर जाके खाना बनाना, अन्य तरह के काम करने, अपनी लॉन्ड्री ठीक करना, अपने बिल्स पे करना, वो प्रेशर और रहता था। हर साल 200 से 300 बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण घर भेजा जाता था, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ कोप अप नहीं कर पाते थे। वहां जो टीचर्स थे, परमानेंट नौकरियां उनको मिलती नहीं थी। वेस्टर्न सिस्टम के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट मिलता था। उनको हर साल 2 से 3 बड़े टफ पेपर्स लिखने पड़ते थे, और वो जब कोर्स लेके आते थे तो वो स्टूडेंट्स भी उनको खुद ही जुगाड़ करने पड़ते थे। यदि उन्होंने एक सेमेस्टर में अच्छा नहीं पढ़ाया और अगले सेमेस्टर में उनके पास स्टूडेंट्स नहीं आए, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता था। अगर उन्होंने लेजिटिव, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि 2 से 3 जो पेपर्स लिखने हैं वर्ल्ड के टॉप रेटेड स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स के अंदर, वहां कोई धांधलिया फर्जीवाड़ा नहीं है, तो उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता था। और उससे पहले उनकी जो पीएचडी होती थी, वो भी इतनी रिगरस टफ प्रोसेस के थ्रू आती थी कि उनको हार्ड वर्क की कीमत पता थी। फिर इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ने के लिए इतना पैसा लगता था कि जो भी आदमी आता था वो जानता था कि किस कीमत पर वहां पढ़ रहा है। लेकिन यहां पर आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपका जो है सिस्टम जो है सिर्फ वो तोता रटंत एक सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया है। कोई भी पास हो जाएगा, कैसे भी पास हो जाएगा, और ले दे करके ये जो थर्ड रेट सड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इनको दे करके आप सिस्टम के अंदर प्रवेश पा जाए। तो एक तबका फिर ऐसा बन जाता है जो दिन भर सोशल मीडिया में एंगेज रहता है, घूमता रहेगा, लफंगागिरी करता रहेगा गाड़ियां लेकर के, या तो एंटी सोशल एक्टिविटीज में चला जाएगा, ड्रग्स में जाएगा। हाँ, थोड़े से जो ठीक ठाक हैं, जिनको आप होनहार कहते हैं, संस्कारी बच्चे कहते हैं, समझदार बच्चे कहते हैं, जो अपने माँ बाप का बड़ा दुलार पाते हैं, या सोसाइटी में शादी ब्याह के लिए लड़के ढूंढते वक्त जिनकी बड़ी पूछ होती है, ये वो बच्चे हैं जो सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के सिस्टम के अंदर प्रवेश पाना चाहते हैं और जिंदगी भर की लूट करना चाहते हैं इस देश के अंदर। मुझे आप, जो सिविल सर्विसेज में लोग आते हैं, मैं शर्त लगा के आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कितने लोग इनके अंदर जो है जेन्युइनली देश सेवा करने के लिए आते हैं। जब लोग लाखों करोड़ों के पैकेज छोड़ करके आते हैं तो वो सिर्फ लूट मचाने आता है, क्योंकि देश सेवा तो आपकी अध्यापक बन के भी हो सकती है, साइंटिस्ट बन के भी हो सकती है, लेकिन नहीं, लोगों को एक स्टेबल सरकारी
पावर वाली नौकरी चाहिए। उसमें भी ग्रेडेशंस हैं। सबसे ऊपर जो है आपकी जो टॉप लेवल की सिविल सर्विसेज हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस वगैरह ये आती हैं, फिर स्टेट सर्विसेज आती हैं, उसके बाद एकेडमिया आता है। तो एक लास्ट लेवल पर फिर वो सर्विसेज बच जाती हैं जहां भले पावर ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, जिंदगी भर बिना काम किए पैसा आता रहेगा, और हो सकता है कुछ मौके बेमौके आपको रिश्वत खाने के रास्ते भी मिल जाए। तो ये एक इस किस्म का हमने एक यूथ तैयार किया है। अब जब इसको लगा कि एग्जाम के पेपर भी लीक होने लगे, तो वो रास्ता भी बंद हो गया। तो अब कैसे पाए इस लूट मचाओ क्लब के अंदर एंट्री? तो वहां पर इनका एक्यूट फ्रस्ट्रेशन निकल करके आया और ये सड़क पर आ गए, और जो है वहां पर ये गुस्सा होने लगे। अब और कुछ वायलेंस भी हमने देखा। तो मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए ये जो यूथ है, खैर एक छोटा सा एक डाइग्रेशन मैं लूंगा। मैं जम्मू कश्मीर में था, वहां पर भी मैंने अक्सर पत्थरबाजी देखी जिसमें यंगस्टर्स आते थे, लेकिन वहां पर क्या एलिमेंट था, वहां पर छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल के, 8 साल के आते थे और पत्थरबाजी करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस में अफसरों के कंधे तोड़ते थे पत्थरों से, आंखों पर चोट करते थे। वहां पर एक रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट था। एक लड़का था आदिलदार, जिसको पुलिस ने रोक करके उसको थप्पड़ मारी। वो भी यंग, एक वही बेरोजगार टाइप का यूथ था, और उसको कुछ इंसल्ट किया, तो उसके बाद उसका ईगो हर्ट हुआ। लेकिन वो हार्डकोर जिहादी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस से भी गुजर रहा था। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ, तो वो जाकर के पुलवामा फिदाइन अटैक के अंदर उसने वॉलंटियर किया, और फिदाइन अटैक में 40 लोग मारे गए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो अगर ये कहा जा सकता है कि उसका जिहादिस्ट माइंडसेट के कॉम्बिनेशन के साथ साथ जब स्टेट की ब्रुटैलिटी, उसको ब्रुटैलिटी तो क्या, उसको अगर थोड़ा सा एक उसका जलील हुआ होगा, थप्पड़ मारा गया होगा, तो वो चीज कितना उसका भारी नुकसान हुआ कि पुलवामा फिदाइन अटैक हो गया। इसी तरीके से ये यूथ जो है, अब जब यहाँ पर इतना इसको गुस्सा आ रहा है कि आपका एग्जाम के पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो अब उनको लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम क्या जाएं, किस रास्ते जाएं। तो ये वायलेंट हो रहा है और वायलेंस पर भी उतर सकता है। अब लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम ऐसा सिस्टम हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर इनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है? और हमने एक ऐसा सिस्टम जानबूझ के क्रिएट किया है जहां पर ये यूथ देखता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एलिट है वो मजे मार रहा है, और वो इस देश को लूट रहा है, और उस लूटपाट के हमें भी और कुछ नहीं करना है, बस किसी तरीके से उस लूटपाट के इकोसिस्टम का पार्ट बन जाए। अब मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो इस देश के अंदर बड़े बड़े नेतागण हैं, हमारे जैसे विदेश मंत्री जयशंकर, उनका बेटा है वो उनका बेटा डॉक्टर जयशंकर का बेटा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और वो अमेरिका में काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की अमेरिका यूनिट जो है उसके हेड हैं। निर्मला सीतारमन की बेटी वांगमयी पराकला, वो भी अमेरिका में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, वहां से पढ़ी हुई है, मास्टर्स किया। पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनकी बेटी राधिका गोयल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो में है। अश्विनी वैष्णव की बेटी तान्या वैष्णव यूके में पढ़ रही हैं। अश्विनी वैष्णव के बेटे राहुल वैष्णव भी यूके में पढ़ रहे हैं। फिर शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से हैं। शिवराज सिंह चौहान के दूसरे पुत्र कुणाल चौहान न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से हैं। जेपी नड्डा के सुपुत्र हरीश नड्डा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र अनन्या राजे सिंधिया, उनकी पुत्री रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन यूएस से हैं, और उनके पुत्र महानारायणम येल यूनिवर्सिटी से हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी पुत्री नैमिषा प्रधान अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है। राजनाथ सिंह जी के बेटे नीरज सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ लीड से पढ़े हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर की बेटी अपूर्वा जावड़ेकर बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हैं। शंकर प्रसाद के बेटे आदित्य शंकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हैं। हर्षवर्धन के बेटे सचिन जो है मोनाश यूनिवर्सिटी से हैं। हरसिमरत कौर बादल की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी सुहासिनी शेखावत ऑक्सफोर्ड से हैं। जितेंद्र सिंह के बेटे अरुणोदय सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। संजय धोत्रे के बेटे नकुल धोत्रे भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है। हरदीप सिंह पुरी की बेटी तिलोत्तमा पुरी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक में है। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, इनमें से आधे लोग सारे जो बीजेपी की सरकार में हैं, महान सनातन धर्म की रक्षा करने वाली संस्थाएं, आरएसएस संगठन इनके पीछे हैं,
अब कहाँ गया सनातन धर्म और जो है देश की महान परंपराएं, स्वदेशी इत्यादि, ये सारी चीजें कहाँ चलेगी? आप सभी के बच्चे तो विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं जो, और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में अपने संस्कारों को भी दूषित कर रहे होंगे। अब कहाँ गया डीप स्टेट? ये सारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, क्या इनको विदेशी एजेंसियां डीप स्टेट अपना शिकार नहीं बना सकती? और मैं बता दूं आपको, ऐसे ही भारत की, तो मैंने मंत्रियों के नाम लिए हैं, भारत की ब्यूरोक्रेसी में उनके 99%, 90%, देखिए आंकड़ों पर मैं नहीं जाता, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, मेजॉरिटी जो है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे डिप्लोमैट्स के सभी के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारी विदेश सचिव, उनकी बेटी लंदन में कहीं किसी वहां पर बाहर ही पड़ी हुई है, वहीं पर कहीं किसी फॉर्म में जॉब कर रही थी। तो आप मुझे एक चीज बताइए, एक आम जनता के लिए तो देशभक्ति, लेकिन जब यहां पर ये आते हैं तो फिर ये सनातन की रक्षा और ये सारी चीजें कहां चली जाती हैं? तो ये आम आदमी जब देखता है कि ये सब बड़े बड़े लोग, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की शानदार यूनिवर्सिटी के कैंपसेस, ब्यूटीफुल अच्छी ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं, एनवायरनमेंट का आनंद ले रहे हैं, वहां के शानदार रेस्टोरेंट्स, शानदार गर्लफ्रेंड, शानदार डिस्कोज, इन सभी का आनंद लिया जा रहा है, और ये यहाँ पर जो है नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, गर्मी में मरते हुए सड़ी हुई बसों के अंदर बैठ करके रोड ट्रांसपोर्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और वहां पर भी पेपर लीक हो रहे हैं। कई बार तो बसों में आग लग रही है क्योंकि बसें भी जो है उनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई है। सरकार का, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे खा करके उन बसों की कोई मॉनिटरिंग नहीं की है, और अगजनी में उस आग लगने के अंदर कई सारे बच्चे मारे गए हैं। जब पुलिस की भर्ती हो रही है उसके अंदर भगदड़ के अंदर कई सारे लोग मारे गए हैं, लाठियां चल रही हैं। तो इन बच्चों के मन में क्या आता है? एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन आता है। उस फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में वो करेगा राष्ट्रद्रोह। दो तरीके से करेगा, या तो वो वायलेंस करेगा, वायलेंस की संभावना हिंदू धर्म में ज्यादा है नहीं, ये मोस्टली ये बच्चे हिंदू हैं, तो यहाँ पर वो जिहादी रेडिकलाइजेशन वाला फैक्टर है नहीं, तो वो आपको नजर आएगा नहीं क्या वायलेंस का। ठीक है, नक्सल एरियाज के अंदर एक अलग सेंटिमेंट है, वहां पर वो चीज हुई है, लेकिन आमतौर पर जो मेजोरिटी मिडिल क्लास हिंदू सेंटिमेंट है, वहां पर वायलेंस आपको उस तरह से नजर आएगा नहीं। वो राष्ट्रद्रोह अलग तरीके से करेगा। वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि कुछ भी करके मैं भी इस एलीट लूट मचाओ क्लब में प्रवेश पा जाऊं, और वहां पर जाकर के अपना एक रिश्वत खा करके और अपनी पोजीशन अख्तियार करके देश को लूटूं। वो ये करेगा। दूसरा उसका तरीका क्या है राष्ट्रद्रोह करने का? मौका लगते ही देश छोड़ के भाग जाएगा कि बाहर विदेश में कहीं नौकरी लग जाए, अच्छा सेटलमेंट का मौका मिल जाए। अभी भी अमेरिका में करीब 4.5 लाख या 4 लाख से ऊपर भारतीय एप्लीकेशन पेंडिंग है वीजा के लिए। ये जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, अमेरिका हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपकी सारी भक्ति तो अमेरिका के लिए, आपके बच्चे सब अमेरिका भागना चाहते हैं। आपके आधे ब्यूरोक्रेट जो है, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरीज हो, ये हो, वो सब अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं। तो फिर इतना जो है विश्व गुरु होने का या ये सब होने का जो अहंकार दम हम भरते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं उस पर विचार हमें करना चाहिए। अब हम आगे आते हैं कि यहां पर हमने एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट की है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता, इंजीनियरिंग बनने का किसी को, अच्छा इंजीनियर बनने का, प्रोफेसर बनने का, फिलोसोफर बनने का किसी को इंसेंटिव नहीं है। अगर बन भी गए, शिक्षा जगत में आ भी गए, तो मोस्टली जो है उनका बस वही सरकारी एक नौकरी प्राप्त कर लो, उसके बाद अपनी जमीन के दलाली करो या फिर जो है स्टॉक मार्केट करते रहो। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे भी कई दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं, सिफारिशी तौर पर नौकरियां पा चुके हैं और शिक्षा जगत के अंदर है, लेकिन कोई रत्ती भर भी रुचि नहीं है उनकी। और दूसरा, भारत का ये युवा व्हाइट कॉलर जॉब्स ही करना चाहता है। वो कभी एसी रिपेयर करने का काम नहीं सीखना चाहता, कारपेंटर नहीं बनना चाहता, पंक्चर ठीक नहीं करना चाहता, वो लोहे का काम नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको ये सब काम बड़े छोटे लगते हैं, अपनी पोजीशन से गिरे हुए काम लगते हैं। जिसके और ये कल्चर हमने प्रमोट किया है कि जिसके पिताजी वर्षों से, जनरेशन से बड़े ही हैं, या लोहे का काम करते आए हैं, या जूते का काम करते आए हैं, उनके बच्चे भी अब सब जाकर के व्हाइट कॉलर जॉब्स करना चाहते हैं। दिल्ली जाकर के, जयपुर जाकर के, भोपाल जाकर के, बड़े बड़े शहरों में जाकर के सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो आप एक फिजिकली भी एक बहुत वीक आप एक युवा तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, और वो इस देश के लिए किसी भी किस्म का एसेट साबित नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसके अंदर आप डिसऑनेस्टी को और करप्शन को जो है इंसेंटिवाइज करते हैं और फ्रॉड को इंसेंटिवाइज करते हैं। अब करप्शन की वैसे मैं मेरे कई पॉडकास्ट में बात कर चुका हूं, मैं कई मेरे पुराने वीडियोस में बात कर चुका हूं, बट यहां ब्रीफली थोड़ा सा रेफरेंस और दे दूं मैं आपको
कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है कि पटवारी से लेकर के तहसीलदार से लेकर के टॉप लेवल तक एक्सट्रीम करप्शन है। छोटे से छोटे काम के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है। एक ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बिना रिश्वत के बना नहीं सकते। एक एक बाबू आपका सीनियर ब्यूरोक्रेट 300-400 करोड़ रुपए कमा के जाता है जब वो रिटायर होता है। नेताओं का तो खैर हिसाब ही नहीं है। उसके बाद ये आपको बड़ा ज्ञान देते हैं कि आप देशभक्ति कीजिए। भाई मुझे आप एक चीज बताइए, जो आदमी सड़क पर प्रोटेस्ट करता है वो तो देशद्रोही हो जाता है, ठीक है, माना, ठीक है, कुछ मामलों पर देशद्रोही आप उसको कह भी सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है, जो आतंकवादी है वो देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करप्ट ब्यूरोक्रेट जो 300-300 400-400 करोड़ के घोटाले करके बैठे हुए हैं, वो देशद्रोही क्यों नहीं है? मैंने पिछली दफा बताया था, झारखंड कैडर की एक ब्यूरोक्रेट थी जो माइंस एंड मिनरल सेक्रेटरी थी। उसके घर पे 40-50 करोड़ का कैश मिला था। नौकरी से निकलने के बाद, जेल में रहने के बाद उसको रीइंस्टेट कर दिया। आज भी वो एक बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर विराजमान है। क्या वो देशद्रोही क्यों नहीं है? ये भेदभाव क्यों? अभी रिसेंटली एक केस आया था, यूपी में एक आईपीएस है शगुन गौतम, जो सीतापुर के डीएम थे, और वहां पर रहते हुए उन्होंने उन पर आरोप है कि संजीव गुप्ता नाम के एक शराब व्यापारी का फेक एनकाउंटर किया क्योंकि उन्होंने रिश्वत नहीं दी। एक और मिस्टर गहलावत हैं, हरियाणा कैडर के आईपीएस हैं, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के मामले में 3 करोड़ की रिश्वत मांगी। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जो दिए जा सकते हैं। मेरे ब्यूरोक्रेसी पर कई सारे पॉडकास्ट हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं उनको। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि ये लोग देशद्रोही क्यों नहीं है? क्यों ये वापस रीइंस्टेट हो जाते हैं और नौकरी करते रहते हैं? इनके प्रिविलेजेस पर कोई असर नहीं आता। लोग लाखों की नौकरियां छोड़ छोड़ करके सिविल सर्विसेज में आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि आपको इतनी रिश्वत खाने के बाद, तमाम तरह की बदमाशी करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आम आदमी की तरह आप जिंदगी गुजार करके देखें और तब आपको पता चलेगा कि यहां पर जो एक आम आदमी की लाइफ कितनी डिग्निटी लेस है। और जो सरकारी सिस्टम के अंदर विद्यमान है उसके लिए हर तरह के प्रिविलेज यहां पर हैं। मसलन अभी हमें पता चला कि एक वेस्ट बंगाल कैडर की आईपीएस थी, उनकी पत्नी जो है किसी राजस्थान के शहर का भ्रमण करने आई थी। 7 स्टार होटल में उनको ठहराया गया और तमाम सरकारी लवाजमा वहां पर था। और आप कंपैरिजन में आप जाकर के देखें कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हालतें क्या है। पब्लिक टॉयलेट्स आपके सड़ रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स टूटी हुई सड़ रही हैं, जो जो बांध डैम्स बने टूट चुके हैं। पब्लिक पार्क्स नहीं है लोगों के पास में। एक भी काम बिना रिश्वत दिए होता नहीं है। फूड एडल्ट्रेशन की हालतें देखें, एक्सट्रीम लेवल पर फूड एडल्ट्रेशन है, लोग कैंसर से मर रहे हैं। कुछ और मैं डेटा आपको देना चाहूंगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स, भारत दुनिया में छठा सबसे पोल्यूटेड कंट्री है 143 कंट्रीज में से। दुनिया के 100 सबसे जो वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 66 भारत में पाए जाते हैं। न्यू दिल्ली वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड फॉर द 8th consecutive ईयर। लगातार पिछले 8 साल से सबसे पॉल्यूटेड सिटी न्यू दिल्ली, आपका 66 नंबर पर आपका नई दिल्ली आता है। भारत में 65.5 मिलियन लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। आज भी मैं जब जाता हूं, मैं कई लोगों को सड़क पर, फुटपाथ पर, जहां पर गोबर पड़ा हुआ है उसके पास में सोते हुए देखता हूं। गांव से छोटे छोटे 2-2, 3-3, 6-6 महीने के बच्चे लेकर के मजदूर आते हैं और वो उस धूप में पड़े हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड, जब इस व्यवस्था को देखते हैं, जब आप देखते हैं ऐसे नेता और ऐसे पॉलिटिशियंस जो 600-600 हजारों करोड़ के घोटाले करके बच्चों को विदेश में सेटल करके बैठे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में फ्रस्ट्रेशन आता है। मीडिया और प्रेस फ्रीडम में हमारा रैंक 151 है 180 कंट्रीज के अंदर। दुनिया की सबसे पोल्यूटेड नदियां आपके देश के अंदर हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर 91st रैंक है हमारा 182 कंट्रीज के अंदर। हमारी ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट ब्यूरोक्रेसी में आती है, सबसे वर्स्ट ब्यूरोक्रेसी। अभी जापान के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कहा था कि शिनकानसेन प्रोजेक्ट जो है वो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है और भारत के अंदर जो डिसीजन मेकिंग की जो घटिया क्वालिटी है, जो स्लो ग्रोथ पेस है, उसके कारण वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने बड़े सीधे आरोप लगाए थे हमारे ऊपर। उसके अलावा स्कैम्स में आपको बता दूं, चाहे वो झारखंड लैंड स्कैम हो, नीट यूजी पेपर स्कैम हो, कर्नाटका वाल्मीकि कॉर्पोरेशन, हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट्स फ्रॉड हो, नेस्ले सेरेलैक फ्रॉड, एवरेस्ट एंड एमडीएच स्पाइसेस फ्रॉड, स्विगी इंस्टामार्ट एक्सपायर्ड फूड कंप्लेंट्स का फ्रॉड हो, बीकानेर वाला हाइजीन एंड लेबलिंग वायलेशंस के फ्रॉड हो, परम डेयरी के फ्रॉड हो, फूड सेफ्टी के इश्यूज हो। जयपुर में भी ऐसे दुनिया भर के आए थे फूड एडल्ट्रेशन के, जयपुर एक्सपायर्ड फूड स्कैम, दिल्ली ओखला फूड स्कैम। तो ऐसे कई सारे जो हैं फूड स्कैम जहां पर आम आदमी का जीवन कंप्लीटली दूभर बना हुआ है।
ये हमने बात की इस देश के करप्शन की। तो अब मैं आखिरी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि अब आगे क्या स्थिति बन रही है। देखिए, ये प्रोटेस्ट तो चलिए हुआ, इस पर फोर्स यूज हुई और कुछ हो सकता है बातचीत हुआ कि ये स्थितियां संभल भी जाएं और ये फिजल आउट भी हो जाए इधर से। फिर वापस हम उसी ढर्रे पर आ जाएंगे, शायद एक आध मिनिस्टर रिजाइन भी कर देगा और इनमें से कुछ लोगों के पॉलिटिकल करियर भी बन जाएंगे, कुछ लोगों को इंटरव्यूज मिल जाएंगे और एक काम हो जाएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती। जो जिन फंडामेंटल इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, उस इश्यूज में हम एक अध्याय और आगे बढ़ाते हैं, एक कदम, और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो फंडामेंटल फ्लॉज हो, चाहे वो करप्शन हो, ये हमारे देश की इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल क्लास निहायत ही करप्ट है, निहायत ही डिकेडेंट है, ये अब हम लोग सब जानते हैं, और ईगो से भरी हुई। अगर ईगो नहीं होता तो ठीक है, सरकार जब लोगों से बात कर, अगर शुरुआत में ही बात कर लेती सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर, और अगर ठीक है, अगर ज्यादा बड़ी बात होती तो शायद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन भी कर देते धर्मेंद्र प्रधान, कोई ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल क्लास है, और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टीज की बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल क्लास निहायत ही करप्ट है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है और ईगोइस्ट है। बेशर्म होकर के करप्शन करके अपने बच्चों को सेटल करना विदेशों के अंदर, उनके लिए जमीन की धानियां सब कुछ। वही हाल आपकी ब्यूरोक्रेसी के हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। आप अपनी यूनिवर्सिटीज में जाकर के देखें किस तरह से करप्शन से लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं, कितने पेटेंट्स आपके नाम पर हैं, कितनी आपकी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 100 में आती हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एआई के वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, साइंस के फील्ड में, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके डिफेंस इनोवेशंस कहां पर हैं। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, यूरोप के छोटे छोटे इटली जैसे देश ऐसी बुरी अवस्था में, जब उनका बहुत नुकसान हो चुका था, तब भी वो साल के 10-10 हजार फाइटर प्लेन बनाते थे। अमेरिका 1 लाख फाइटर प्लेन का निर्माण कर रहा था। और आज हम लोग हैं, आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग अपना एक जहाज तक नहीं बना पाए। तेजस प्रोजेक्ट 84 में शुरू हुआ था, आज तक एक भी जहाज आपके सामने नहीं आया। एक असॉल्ट राइफल हम ठीक से नहीं बना पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बट मैं जस्ट आपको बता रहा था। इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर चुकी है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना चाहता। यंगस्टर सारे सरकारी नौकरियां चाहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में, और सरकारी नौकरियों प्राइवेट सेक्टर में इनकम डिस्पैरिटी इतनी है कि आप अगर प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट की यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर की तनख्वाह जहां 23-24 हजार होगी, वहीं पर एक प्रोफेसर की तनख्वाह सरकारी उसमें जाएगा 50-60 हजार से 70 हजार से शुरू होती। तो अगर वो प्राइवेट नौकरी में आ भी जाता है तो वो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, उसको ले दे करके बस अपना सरकारी सिस्टम बिठाना है। तो एजुकेशन सिस्टम आपका कोलैप्स कर चुका है। आप जाके रिसर्च का आप स्टेटस देख लीजिए, हमारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का और प्रोफेसर्स का, से बहुत पुअर स्टैंडर्ड्स हैं। वर्ल्ड की जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं, उनके अंदर हमारे कितने पेपर्स हैं, हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स कितने कंट्री के अंदर। और सबसे एक मजे की बात यह है कि हम लोग दुनिया में स्टेम ग्रेजुएट्स सबसे पीछे आते हैं, और क्वालिटी हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स की और भी खराब है। और उसके बाद इतनी कमी होने के बाद भी भारत एक वाहिद एक ऐसा देश है जहां पर स्टेम ग्रेजुएट्स टॉप इंस्टीट्यूट से निकल करके, आईआईटी से निकल के क्या बनने जाते हैं, दरोगा बनने जाते हैं, एसपी बनने जाते हैं, कलेक्टर बनने जाते हैं। और चाइना स्टेम ग्रेजुएट्स की बदौलत बाय लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस कर रहा है। इसी तरह से आपकी जुडिशरी कोलैप्स हो चुकी है, तारीख पे तारीख। इस बारे में अब ज्यादा मैं क्या कहूं। अभी एक रिसेंट केस आया था, कोई कैंसर पेशेंट कपल था, 20 साल तक वो अपना फ्लैट पोजीशन लेने के लिए लड़ते रहे, क्योंकि नीचे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन मिला हुआ था। और सीजीआई ने कमेंट किया कि 20 साल बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजीआई ने कमेंट किया कि इनको एक फ्रॉड बिल्डर की प्रशासन के साथ, अफसरों के साथ मिली भगत के कारण, करप्शन के कारण इनको इनका घर नहीं मिल पाया, और ये 20 साल से भटक रहा है। यदि 20 साल इतनी मेहनत करने के बाद, जूते घिसने के बाद मिल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो चुका है। मीडिया आपका पूरा सरकारी दास है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। और बाकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ओवर सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। अब विरोध के रास्ते भी जो है, एक वो तो खैर शुरू से है, लेकिन धीरे धीरे ये कब्जा और बढ़ता जा रहा है। अभी लेटेस्ट हमने कानून देखा कि एक ऑर्डर आया था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो, उसको एनएसए के तहत राइट है कि किसी भी व्यक्ति को 12 दिन से लेकर के 12 महीने तक बिना चार्जेस के आप डिटेन कर सकते हैं। अब इसका मतलब समझाएं, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इसका क्या मतलब है, आप किसी को भी कैसे भी बिना चार्जेस के अरेस्ट कर सकते हैं। फिर धार्मिक सिनेरियो हमारा,
रिलीजियस लीडरशिप आपकी आपको और फेल कर रही है। जितने भी साधु संत हैं जिनका काम समाज में चेतना लेकर के आना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का काम है, वो पूरी तरह से चापलूसी, चाटुकारिता और पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल करने के अंदर बैठे हुए हैं। बेईमानी, उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रखी हैं और उसी कारण मैसिव कन्वर्जन रैकेट्स चल रहे हैं, जो हिंदू धर्म से लोग कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सोशल सिनेरियो में मैसिव कास्ट फॉल्ट लाइंस एमर्ज होकर के आ रही हैं, एक्सट्रीम कास्ट राइवलरीज, लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट, दलित वर्सेस जनरल कैटेगरी। और आज की तारीख में आपको बता दूं, दलित और जनरल कैटेगरी के बीच में लड़ाइयां वो नहीं है कि आपने मुझे छूने नहीं दिया या आपके कुएं से मैं पानी नहीं पी सकता, वो इश्यूज अब नहीं है। अब लड़ाइयां है रिजर्वेशन की, जॉब्स की। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसी पॉइंट से इन चीजों के सोल्यूशन की भी बात निकलेगी और इसी पॉइंट से इन जॉब्स और रिजर्वेशन, इन सारी चीजों से कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत भयंकर हुआ है। और कास्ट का जो रिलीजियस फॉर्म है उससे ज्यादा खतरनाक है कास्ट का पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म। उसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ पर वही एक्सट्रीम तंत्रवाद, दकियानूसी, आपका सुपरस्टिशंस, वो चीजें वापस आ रही हैं। साइंटिफिक स्पिरिट का एक मैसिव डिक्लाइन हो रहा है। फ्यूडल एटीट्यूड्स, हर जाति के लोगों ने अपने अपने कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए। मैं कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो देख रहा था राजस्थान से, कुछ राजपूत यंगस्टर्स के वीडियोस थे। वो पुराने फ्यूडल टाइप के वीडियोस आ रहे थे जिसमें गांव के आसपास के लोग पगड़ी बांध करके आकर के ठाकुर साहब के चरण छू रहे हैं और उनके आस जूती रख, अपनी जूती सर पे रख करके जा रहे हैं और उनको बहुत ही सलाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग किन वैल्यूज को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राजपूत वर्सेस मराठा का नैरेटिव बहुत इंटेंस और स्ट्रांग हो चुका है। और अगर सरकार में देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखें, तो वो सिर्फ इन फॉल्ट लाइंस को यूज करके अपनी सत्ता सिक्योर करना चाहती हैं। अगर आप कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस जो है, चाहे वो माइनॉरिटी इश्यूज हो, चाहे वो दलित इश्यूज हो, उन लोगों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी के अंदर आप देखें तो वो जो है मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी को, एक जो माइनॉरिटी, आपको इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो हो रहा है उस मुद्दे को लेकर के, उस नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं। और एक तरह से अब तो स्थिति आ गई है, मेरी कई सारे आरएसएस के मित्रों से भी मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी को बहुत ज्यादा ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के इश्यूज पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। देखिए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का इशू जो है और वो सिर्फ नेशनल भारत का चैलेंज नहीं है, वो ग्लोबल थ्रेट है, वो थ्रेट है। लेकिन अगर सिर्फ उस चीज को राजनीति के लिए यूज किया जाए और उसमें कुछ इफेक्टिवली ना किया जाए तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। और ये जो स्थितियां अभी बन रही हैं उससे निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आज से 10 साल 15 साल का भारत जो है उसके बाद का, वो निश्चित तौर पर विकसित भारत तो नहीं होने वाला। हो सकता है बीजेपी वापस आ जाए अगले इलेक्शंस के अंदर, जो ये, चाहे वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का इश्यूज हो या फिर जो है दलित इश्यूज को एक्टिवेट करके और कई अन्य तरह के इश्यूज को लेकर के कुछ और ही एडवर्स रही तो कांग्रेस भी आने का प्रयास करे, आ भी जाए कुछ और इश्यूज को लेकर के। लेकिन ऐसे रेंगते रेंगते आपके 10 साल 15 साल और निकल जाएंगे, लेकिन उस वक्त का जो भारत होगा वो होगा विखंडित भारत, असुरक्षित भारत, पिछड़ा हुआ भारत, जातियों में बटा हुआ भारत, जिसमें अंदर खाने जंग होगी, एक्सट्रीम कास्ट राइवलरीज होंगी, एजुकेशन आपका और ज्यादा सड़ चुका होगा। और फिर जो है, और ऑन द अदर हैंड आप इसके पैरेलल में अब आप बात करिए जो रेडिकल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का जो चैलेंजेस देश के अंदर जो है, वो स्थिति तो और गंभीर होने वाली है। मैंने इस वीडियो में उस पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं की क्योंकि मैं उस पर पहले बहुत मैं अपनी बात कह चुका हूं। और देखिए, मेरा यहाँ पर किसी समुदाय विशेष को हर्ट करने का मेरा कोई वो नहीं है, ना मैं उनके खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात कर रहा हूं। बट हिंदुस्तान में आपको मानना पड़ेगा, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है हिंदूज वर्सेज मुस्लिम्स के बीच में, और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। और जो ग्लोबल जिहाद का जो नैरेटिव है कि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आज भारत में भी मुस्लिम समुदाय में एक बहुत साइजेबल, बहुत बड़े तबके को प्रभावित करता है और उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को शेप करता है। तो जब भारत में ऐसी स्थितियां बनेंगी, जब एक तरह से हिंदू एक्टिविज्म भी पीक पर होगा, सोशल मीडिया एक्टिविज्म तो हम देख ही रहे हैं, बिकॉज बीजेपी की पॉलिटिक्स जो हिंदू नेशनलिज्म पर चलती है, और उसके अलावा इंटरनल क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट हिंदू समाज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी 10 साल 15 साल बाद के बाद, समय लेके चले। और तब जो है टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पर और समस्याएं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी, यूथ में और आक्रोश होगा। तब ये देश जो है एक वाकई में, जिसको आप सिविल वॉर कहते हैं ना, अंदर खाने की जंग, उसके मुहाने पर खड़ा होगा। और तब आप वर्ष से वर्ष सिनेरियो इमेजिन कर लें। और मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं कोई
एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर कोई चिकनी चुपड़ी बातें भी नहीं कहूंगा कि नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी देखिए, अगर 100 करोड़ के देश में अगर 2 लाख लोग 5 लाख लोग अच्छा काम करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे कोई ऐसा कोई शौक भी नहीं है, लोगों को आजकल शौक है ना कि पॉजिटिव बात कीजिए। नहीं, मैं पर्सनली इंटरनली बहुत मेंटली स्पिरिचुअली स्टेबल हूं, मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव बात करने का कोई खास शौक नहीं है। जो वस्तु स्थिति है वो आपको बतानी पड़ेगी, और वो जो स्थिति होगी वो बहुत भयानक स्थिति होगी। और देखिए, अभी हमारी आजादी को सिर्फ 75 साल निकले, उसके पहले का हमारा 75 साल से पहले का हमारा 1,500-2,000 साल का जो समय है, उसके अंदर भारत ने गुलामी झेली है, विदेशी आक्रांता झेले हैं। आगे भी ऐसी परिस्थितियां आए जहां पर इंटरनल क्राइसिस हो, एक्सटर्नल भारत के ऊपर फोर्सेस का बहुत इंटेंस प्रेशर हो, उसको आप डिस्काउंट मत कीजिए, उसको नकार नहीं सकते। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी पीस हमने पिछले 75 साल में झेली है, हालांकि इन 75 सालों के अंदर भी एक्सटर्नल फोर्सेस का भारत के अंदर जबरदस्त कंट्रोल रहा है इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन फिर भी एक रिलेटिव स्टेबिलिटी रही है। वो चीजें आगे पूरी तरह बदल सकती हैं, और आज ये बात करना जरूरी है क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कि भारत विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा। आपके सामने कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना जैसे, रशिया जैसे, इन कंट्रीज के साथ आप उस लीग में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे इंडिकेटर्स तो लाएं कि आप मटीरियली आप कहां स्टैंड करते हैं इन कंट्रीज के सामने। अभी की स्थिति देखते हुए तो आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टैंड करते हैं, ना आप एजुकेशन में स्टैंड करते हैं, ना आप जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्टैंड करते हैं, ना आप ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी में स्टैंड करते हैं। और कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसके ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमने एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट किया है कंट्री के अंदर जो काहिल है, जो करप्ट है, जिसके अंदर सिविक सेंस नहीं है, और जो बस एक कहते हैं ना इसका करप्शन को इंसेंटिवाइज करने वाले सिस्टम को प्रमोट करना चाहता है। आप कोई भी अच्छा स्टेप लीजिए, आप लेटरल एंट्री लेकर के आइए, आप जो है थोड़ा सा नियम सख्त कीजिए, डिसिप्लिन लेकर के आइए, मैसिव रिवोल्टिंग शुरू हो जाएगी। उस इस विशियस ट्रैप से, इस साइकिल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आज मैंने समस्याओं पर बात की, आप इन समस्याओं पर विचार करें, और कहीं ना कहीं अब हम सॉल्यूशंस पर भी अगले वीडियोस में बात करेंगे ब्रीफली। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सॉल्यूशंस जो होंगे वो किसी मंत्रियों के, एक मंत्री के रेजिग्नेशन से नहीं आएंगे। आपको मैसिव गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, सिनेरियो के अंदर नई तरह की एंटिटीज लेकर के आनी होंगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो मोडस ऑपरेंडी कल्चर है वो फेल हो चुका है। तो नई पॉलिटिकल एंटिटीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को आना होगा। उसके साथ ही साथ इस देश की एक भारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आवश्यकता है। मैं इन सॉल्यूशंस के ऊपर अभी डिटेल में बात नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरी बातों को सुने, इस पर विचार करें, कमेंट करें, एंगेज करें, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।